हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिर कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही होती है तो हम कैसे पता करें कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ ऐसे उसके कैरेक्टर, कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हम ये जान लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया होती है या नहीं, हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ बच्चों, आप लोग ज़रा मुझे बताइए। जैसे हम लोग कहीं हॉस्पिटल में गए, सामने से एक बंदा चला आ रहा है, उसने बहुत अच्छा वाइट कोट डाले हुए है, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए हुए है, लोगों से बात कर रहा है, मरीजों को देख रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं, जज कर लेते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये डॉक्टर है ना। हम उसके कैरेक्टर को देखकर पहचान लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये डॉक्टर है। तो ऐसे थोड़ी ना है कि जैसे मान लो वो आ रहा है चिल्लाता हुआ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा तो वो करता नहीं है। तो ऐसे ही रासायनिक अपक्रिया जो होगी वो ये थोड़ी ना बोलेगी कि मैं हो रही हूँ, मैं हो रही हूँ, मैं हो रही हूँ। वो चिल्लाएगी थोड़ी ना, हो रही हूँ, हो रही हूँ, हो रही हूँ। बेटा ये अगर वीडियो टोनी कक्कर के पास पहुंच गया ना तो उसको ये एक नया गाना मिल जाएगा, रिदम मिल गई है उसको, हो रही हूँ, हो रही हूँ, हो रही हूँ, जोक से बात था। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो रासायनिक अपक्रिया है वो खुद थोड़ी ना बोलेगी कि हम हो रहे हैं, हो रहे हैं। हमको उसके कुछ ऐसे कैरेक्टर दिखेंगे, कुछ ऐसे लक्षण दिखेंगे जिसकी वजह से हम ये पता कर पाएंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे उसके कुछ कैरेक्टर हम लोग देखते हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन हो, ताप में परिवर्तन हो, कोई गैस निकल रही हो या कोई अवक्षेप बन रहा हो। इन जो 5 जो ये कैरेक्टर हैं, इन 5 कैरेक्टर में ज़रूरी नहीं है कि पाँचों हों। कोई एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, हो सकता है 5 भी हों, लेकिन इनमें 5 में से कोई एक तो अवश्य होगा। हो सकता है 2 हों साथ में, 3 भी हों, 4 भी हों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अपक्रिया के लक्षण, कैसे हम पता करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। जैसे मान लो हम कोई टेस्ट ट्यूब में कोई रिएजेंट लेकर अपक्रिया करवा रहे हैं। हमने देखा कि जैसे मान लो हमने टेस्ट ट्यूब में या कंटेनर में हमने 2 गैसों को भर दिया। कुछ समय बाद हम लोग जब अपक्रिया करवाए तो देखा हम लोगों ने कि वह लिक्विड बन गया या ठोस बन गया। तो कहने का मतलब उसकी स्टेट में चेंज हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि अवस्था में परिवर्तन, आप जानते हो अवस्था में परिवर्तन मतलब ठोस से द्रव बन रहा हो, द्रव से गैस बन रहा हो या गैस से ठोस बन रहा हो। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि हमारे पास देख कर बता पाएंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। यानी कि अगर उसकी स्टेट में यानी कि उसकी अवस्था में चेंज हो रहा होगा तो हम बोल देंगे कि अपक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब क्या, ठोस से हो सकता है द्रव बन रहा हो, द्रव से हो सकता है गैस बन रहा हो, या गैस से मान लो द्रव बन रहा हो या द्रव से ठोस बन रहा हो। तो यानी कि ये अगर उसकी स्टेट में, अवस्था में परिवर्तन हो रहा होगा तो हम बोल देंगे कि भैया रासायनिक अपक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। इसके बाद रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब समझ नहीं आया सर। जैसे मान लो हम लोगों ने कोई रिएजेंट लिया, उसका पहले से कोई कलर हो या कलर ना हो, लेकिन जब हम लोगों ने जब रिएक्शन करवाई, अपक्रिया करवाई, तो हो सकता है कि वो बाद में क्या हो जाए, रंग में परिवर्तन आ जाए, यानी रंग बदल दे। तो हम देख कर बता पाएंगे कि जो हमने जो रिएजेंट लिए थे वो कलरलेस थे या कलर था उनमें जो पहले, वो जब रिएक्शन हो गई तो रिएक्शन के बाद उनका कलर बदल गया। तो एक तो हम लोग रंग में परिवर्तन से बता पाएंगे। जैसे मान लो अगर हम बात करें तो जो कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, अगर उसमें हम लोहे की कील को डाल दें तो आप देखेंगे जो हमारे पास बनेगा FeSO4 और कॉपर निकल जाएगा। तो ये जो कॉपर सल्फेट होता है आप जानते हो इसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। इसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। और जब ये फेरस सल्फेट में बदल जाता है, कॉपर बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाता है हल्का हल्का हरा। इसका कलर कैसा हो जाता है, हल्का हरा। कभी कभी तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि इसमें कलर है ही नहीं, यानी कि इतना लाइट होता है कि वो कलरलेस लगता है। ठीक है। कुछ कुछ किताबों में मतलब रंगहीन लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कलर होता है हल्का हरा होता है। ठीक है। अच्छा, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर ताप में परिवर्तन से बस एक चीज़ जानते हैं कि हो सकता है ताप बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है, ताप बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ताप में परिवर्तन क्या है, जैसे मान लो हम लोगों ने जब रिएक्शन करवाई तो उस समय टेम्परेचर कुछ और था, लेकिन जब रिएक्शन हो गई तो रिएक्शन के बाद हो सकता है उसका ताप बढ़ जाए, यानी उस रिएक्शन में हीट निकले। हीट निकलने का मतलब समझ गए हो, ताप बढ़ गया। ठीक है। तो ताप में परिवर्तन तो ये हो सकता है। दूसरा गैस का निकलना। गैस का निकलना जैसे मान लो आपने कोई रिएक्शन करवाई, उस रिएक्शन में आपने देखा कि कुछ स्मेल आ रही है, गंध आ रही है। जैसे कि अगर आप देखें कि जिंक क्लोराइड में
जिंक क्लोराइड बता रहे हैं, Zn जिंक में अगर मैं HCl यानी HCl और जिंक की रिएक्शन करवा दूं तो आप देखेंगे कि जिंक क्लोराइड बनता है और H2 गैस निकल जाती है। जो H2 गैस निकलती है उसे हम लोग कैसे पता कर पाते हैं? अगर हम उसे उसके जलती हुई तीली ले जाएं तो वो जलती हुई तीली क्या करेगी? पॉक सी आवाज़ करेगी, मतलब कहने का मतलब वहाँ पर साउंड क्रिएट करेगी। तो हम पता कर लेते हैं कि वहाँ से गैस निकल रही है, कोई कौन सी गैस निकल रही होगी? H2 गैस निकल रही होगी। तो इस प्रकार हम समझ लेते हैं कि रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना मतलब कि जैसे कोई रिएक्शन हो रही होगी और रिएक्शन होने के बाद आप देखेंगे कि जो भी आप टेस्ट ट्यूब लेंगे उस टेस्ट ट्यूब में नीचे कोई सॉलिड सा पदार्थ नीचे बैठ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अवक्षेप। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग कहो कि सर पानी है, पानी में अगर हम बालू को घोलते हैं तो वो नीचे बैठ जाती, नहीं, उसे हम प्रेसिपिटेट नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो अवक्षेप का मतलब ये है कि रिएक्शन हो जाए और रिएक्शन होने के बाद जब कुछ जो ठोस पदार्थ है वो कहाँ तली में बैठ जाए यानी कि नीचे बैठ जाए, उसे हम लोग अवक्षेप बोलते हैं। तो ये जो 5 कैरेक्टर हैं, इन 5 कैरेक्टर से हम लोग पता कर पाते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। चलिए हम लोग सभी को 5 को अच्छे तरीके से डिटेल में सीखेंगे, जानेंगे बारीकी से, सभी के एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग सभी को सीखेंगे बारी बारी से। पहले हम सीखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो हम लोग कोई ठोस ले रहे हैं, ठोस से द्रव बन जाए या द्रव से गैस बन जाए, या इसका उल्टा हो सकता है, गैस से क्या बन जाए? द्रव बन जाए, या द्रव से ठोस बन जाए। तो ये हम लोग सीखेंगे। अगर ये कैरेक्टर हमको दिख रहे होंगे किसी रासायनिक अपक्रिया में तो हम ये बोल सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया यहाँ पर हो रही होगी। ठीक है, जैसे हम लोग सभी को बारी बारी से एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर मैं हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाकर एक कंटेनर में रख दूं और अपक्रिया करवाऊं, ठीक है, तो आप देखेंगे क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा, और वो लिक्विड में क्या बनेगा हमारे पास? H2O, जिसे हम बोलते हैं जल। तो आप जानते हो ये कौन सी स्टेट में होता है? गैसीय स्टेट में, यानी कि गैस होता है। ये भी हमारे पास गैस होता है, और ये क्या बनता है? लिक्विड बनता है। तो आप देख रहे हो हम लोगों ने क्या लिया था? गैस, लेकिन बना क्या? लिक्विड, यानी कि दोनों की अवस्थाएं बदल गई। रीजेंट जो हमारे पास था, अभिकारक जो थे वो क्या थे? गैस की अवस्था में थे, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो कौन सी अवस्था में बना? लिक्विड अवस्था में बना। यानी कि यहाँ पर स्टेट चेंज हो गई, तो हमने देखा कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, मतलब अपक्रिया हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और एग्जाम्पल, इसको समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कार्बन आप जानते हो कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है। कार्बन अगर आप देखें तो बैक्स मतलब मोमबत्ती, जो हमारे घर पे मोमबत्ती होती है, अगर हम लोग उसे जलाएं तो आप देखते हो जलाते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आपने देखा ये कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। जब हम इसको जलाते हैं तो आप देखोगे क्या बनता है? CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी कि गैस बनती है, यानी गैसीय स्टेट में होता है। तो देखो जो सॉलिड था वो किस अवस्था में आ गया? गैसीय अवस्था में आ गया। तो हमने देखा अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इस चीज़ का प्रैक्टिकल तो आप लोग कर ही सकते हैं, या नहीं तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भी कि कैसे इस रिएक्शन को हम लोग समझ सकते हैं। तो हमारे घर पे जो मोमबत्ती होती है वो कौन सी, वो क्या है? उसमें भी कार्बन प्रेजेंस होता है। अगर हम उसे जलाएं तो आप देखोगे कि वो सारा का सारा, मोमबत्ती इतनी बड़ी है, वो धीरे धीरे करके सब पूरी जो है गैस अवस्था में उड़ जाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाती है। तो आप देखो सॉलिड जो है किस में बदल गया? गैस अवस्था में बदल गया। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल इसका लेते हैं बेहतरीन सा। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड, आप जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी स्टेट में होता है? गैसीय स्टेट में होता है। और इसे यदि मैं हाइड्रोजन गैस के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ यदि गर्म कर दूं तो आप देखेंगे कि ये बनेगा CH3OH। तो यहाँ पर ये इसके कितने लगेंगे? 2 अणु लगेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3OH। तो ये भी देखो ये कौन सी अवस्था में है? गैसीय स्टेट में है। और ये क्या बनता है? मेथेनॉल कैसा होता है? जहरीला होता है, जिसकी वजह से वो इंसान मर जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैसीय स्टेट में है। ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, गैसीय स्टेट में है, यानी गैस है। और जो हमारे पास बना, इन दोनों को मिलाकर जो बना वो कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में, यानी अवस्था में चेंज हुआ, यानी कि चेंज इन स्टेट, यानी कहने का मतलब अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो आपने देखा गैस से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही होगी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हो रही है। हम लोगों ने देखा अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे हम लोगों ने समझ लिया कि रासायनिक अपक्रिया में अगर अवस्था परिवर्तन हो रहा होगा तो वहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जैसे रंग में परिवर्तन।
अब हम बात करने जा रहे हैं रंग में परिवर्तन की, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही हो, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ रिएजेंट को लिया, आपस में मिलाया, मान लो पहले वो कोई कलर में थे या मान लो नहीं भी थे, तो जब रिएक्शन हो रही होगी तो कुछ कलर बन रहा होगा, या मान लो कुछ कलर पहले था वो कलर गायब हो रहा होगा धीरे धीरे, तो हम ये देख पा रहे होंगे कि हाँ वहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो रंग में परिवर्तन को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या है। तो आपको पता होगा आपकी एनसीईआरटी में और ये किताबों में छाया हुआ एग्जाम्पल है, आपको मिलता ही मिलता है, कॉपर सल्फेट, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। कॉपर सल्फेट को जब हम लोग Fe यानी लोहे के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आप जानते हैं क्या बनता है, यहाँ पर बनता है FeSO4 प्लस कॉपर जो है बाहर निकल जाता है। आपको पता है जो कॉपर सल्फेट है उसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, नीला होता है, ब्लू कलर का होता है अपना ये कॉपर सल्फेट भैया। इसके बाद आप देखेंगे कि जब हमने इसकी रिएक्शन Fe के साथ करवा दी तो हमारे पास जो FeSO4 बनता है, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, हल्का हरा होता है। कैसा होता है, हल्का हरा यानी लाइट ग्रीन होता है। कुछ किताबों में आपको ये मिल जाएगा कि इसका कलर कैसा होता है, कलर लेस होता है, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कलर कैसा होता है, हल्का हरा होता है। हाँ, हम लोग क्या देखते हैं, ये इतना हल्का हो जाता है कि हम लोगों को ये ऐसा लगता है कि ये कलर लेस होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, हल्का हरा होता है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉपर को यदि हम लोग ज़बरदस्ती जलाते हैं हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो अगर हम लोग इसको ज़बरदस्ती जलाएं तो ये जो है क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड यानी CO बनाता है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये बनेगा, यहाँ पर अगर हम इसके 2 अणु ले लें तो ये रिएक्शन इस प्रकार बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो देखो, यहाँ पर ये जो कॉपर होता है ये पहले कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। जो हमारे पास कॉपर होता है ब्राउन कलर का होता है। यदि हम इसे जलाते हैं तो ये किस में बदल जाता है, ब्लैक कलर में, ठीक है। ये किस में बदल जाता है, ब्लैक कलर में, मतलब कि काले रंग में, यानी कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग एक प्रैक्टिकल के जरिए सीखेंगे भी कि कॉपर को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि रंग में परिवर्तन अगर हो रहा होगा तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ताप में परिवर्तन की, ठीक। ताप में परिवर्तन, देखो ताप में परिवर्तन का मतलब ये हुआ, कि हम लोग यही समझते हैं कि ताप में परिवर्तन मतलब ताप बढ़ रहा होगा। ऐसा नहीं है, ताप बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। तो ताप में परिवर्तन का मतलब हुआ ताप बढ़ भी रहा होगा, बढ़ भी सकता है और नहीं भी, कहने का मतलब कम हो सकता है, मतलब क्या हुआ इस चीज़ का हम लोग समझते हैं। देखो अगर कोई रिएक्शन हो रही होगी तो हो सकता है जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हो तो जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही होगी तो हो सकता है वो टेस्ट ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि ताप में परिवर्तन हो रहा। अगर ताप बढ़ रहा होगा, कहने का मतलब वहाँ पर हीट क्या हो रही होगी, निकल रही होगी। अगर हीट निकल रही होगी तो उस रिएक्शन को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन बोलते हैं। और जहाँ पर ताप कम हो रहा होगा, यानी रिएक्शन करवाने के लिए हमको वहाँ पर ताप देना पड़ रहा होगा, वो रिएक्शन जो है बगैर ताप दिए हो नहीं रही होगी, तो वहाँ पर हम उस रिएक्शन को बोलते हैं ऊष्माशोषी रिएक्शन, ठीक है, यानी ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो ये ताप में परिवर्तन को चलो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग इसे देखेंगे एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल ये है कि यदि हम लोग चूना CaO, जानते हो कैल्शियम ऑक्साइड चूना, ठीक, बिना बुझा हुआ चूना होता है, इसे यदि हम लोग जल के साथ अपक्रिया कराएं, मतलब चूने को यदि हम लोग जल में डाल दें तो आप देखते हो, क्या देखते हो कि ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये है हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना, ये है बुझा हुआ चूना। कब बिना बुझा हुआ चूना कैसे मिला हमको, बुझा हुआ चूना कैसे मिला, जब हम लोगों ने बिना बुझा हुआ चूने की जल के साथ अपक्रिया करा दी तो यहाँ पर ये बन गया। और बेटा आपने देखा होगा बहुत सारी हीट निकलती है। देखा होगा आप लोगों ने कि यदि हम लोग
चूने को पानी से के साथ अपक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा ऊष्मा निकलती है, बहुत सारी भाप निकलती है और पानी उबलने लगता है। इस चीज़ का हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, देखेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि ऐसा होता है या नहीं है। ठीक है, तो ये ताप में परिवर्तन यानी कि बाहर ऊष्मा निकल रही होगी। तो आज के लिए हम लोग 3 पढ़ेंगे।